नमस्कार विद्यार्थीगण। हम क्रिया पढ़ रहे थे। क्रिया के अंतर्गत हमने क्रिया की परिभाषा पढ़ी थी। उसके बाद में हमने धातु के बारे में पढ़ा था। धातु के भेद हमने पढ़े थे, जिनमें सामान्य धातु, व्युत्पन्न धातु, नाम धातु और मिश्र धातु, ये चार धातुओं के बारे में हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने पढ़े थे क्रिया के भेद, जिसके अंतर्गत हमने क्रम के आधार पर क्रिया के भेद पढ़े थे। क्रम के आधार पर हमने सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा था। किस इसमें क्रम के आधार पर दो क्रिया के भेद पढ़े थे हमने, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया की परिभाषा हमने पढ़ ली थी। सकर्मक क्रिया के भेद भी हमने पढ़े थे, जिसमें आता है कर्मक क्रिया और द्विकर्मक क्रिया। उसके बाद में हमने अकर्मक क्रिया के बारे में पढ़ा था। अकर्मक क्रिया के भेद भी हमने पढ़े थे कि अकर्मक क्रिया दो प्रकार की होती है, पूर्ण अकर्मक और अपूर्ण अकर्मक। इनके बारे में हमने पढ़ा था। आज हम क्रिया में पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर क्रिया के भेद। तो प्रयोग या रचना के आधार पर क्रिया के 5 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 5। कौन से? सामान्य क्रिया, संयुक्त क्रिया, नाम धातु क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया और प्रेरणार्थक क्रिया। सबसे पहले हम पढ़ते हैं सामान्य क्रिया। जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। यानी एक क्रिया का प्रयोग होगा, यानी जिस वाक्य में एक कर्ता और एक क्रिया ही होगी, वो क्रिया किस में आएगी? सामान्य क्रिया में। जैसे पिताजी दूध लाए, अब इसमें एक ही तो कर्ता है। कौन है कर्ता? कर्ता होता है काम करने वाला, तो पिताजी। दूध लाए, लाना एक ही क्रिया है। रमन कल घर गया, तो रमन कले घर आया, तो यहाँ पर एक ही कर्ता और एक ही क्रिया है। तो जहाँ पर सामान्य क्रिया के अंतर्गत एक ही क्रिया का प्रयोग होगा, जिस वाक्य में एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया हो उसे सामान्य क्रिया कहते हैं। इसमें लाए और आया एक ही क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सी क्रिया है? सामान्य क्रिया है। दूसरी आती है संयुक्त क्रिया। संयुक्त से आप जानते हो संयुक्त का क्या अर्थ होता है? दो होता है। तो जिस क्रिया की रचना दो अथवा दो से अधिक क्रियाओं के योग से होती है उसे संयुक्त क्रिया कहते हैं। संयुक्त का अर्थ दो या दो से अधिक होता है। तो जिस क्रिया की रचना दो या दो से अधिक क्रियाओं के योग से होती है ना, उस क्रिया को क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया कहते हैं। इसमें प्रथम क्रिया मुख्य क्रिया और द्वितीय क्रिया सहायक क्रिया कहलाती है। ठीक, ये भी ध्यान में रखना आपको। प्रथम क्रिया को क्या कहेंगे? मुख्य क्रिया, और द्वितीय क्रिया को क्या कहेंगे? सहायक क्रिया। जैसे नौकर नदी पर नहाने गया। नौकर, यहाँ पर नौकर क्या है? काम करने वाला है। इसमें देखो यहाँ नहाने मुख्य क्रिया है, नौकर तो करता है, और नहाना और गया दोनों ही क्या हैं? क्रिया हैं। ठीक है ना। यहाँ पर नौकर तो करता है, नहाने और नहाना क्या होती है? क्रिया होती है। गया यानी जाना भी क्या होती है? क्रिया होती है। तो यहाँ पर नहाने मुख्य क्रिया और गया सहायक क्रिया है। यह क्रिया क्योंकि नहाने और गया दो क्रियाओं के योग से बनी है, अतः नहाने गया क्रिया संयुक्त क्रिया है। समझ गए होंगे। यहाँ पर नहाना और गया यानी नहाना की क्रिया होती है, और गया यानी जाना भी क्रिया में आता है। तो यहाँ पर नहाने गया यानी मुख्य कार्य कौन सा हो रहा है? जाने का हो रहा है या नहाने का हो रहा है? मुख्य क्रिया। कि जाने का क्या प्रयोजन है? नहाने के लिए। तो यहाँ पर नहाने के लिए जा रहा है, तो यहाँ पर नहाना इसका मुख्य प्रयोजन हो गया। तो नहाना तो कौन सी क्रिया हो गई? मुख्य क्रिया हो गई। और गया, गया कौन सी हो गई? सहायक क्रिया हो गई। ठीक है। जहाँ पर भी दो क्रिया का प्रयोग होता है ना, वो कौन सी क्रिया हो जाएगी? संयुक्त क्रिया। जिसमें एक क्रिया तो क्या होगी? मुख्य क्रिया होगी। दूसरी क्रिया कौन सी होगी? सहायक क्रिया होगी। समझ में आया होगा। अब आता है नाम धातु क्रिया। नाम आएगा नाम धातु, यानी धातु का तो क्या होना है? नाम ही होना है। को धातु मतलब है यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से अर्थ लिया जाता है। नाम धातु क्रिया में संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से इसका अर्थ लिया जाता है कि संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्दों में प्रत्यय जोड़ने पर बनी क्रियाएं नाम धातु क्रियाएं कहलाती हैं।
जैसे हाथ से हो गया हथियाना, अपना से हो गया अपनाना, मोटा से होगा मुटियाना, थप थप से हो गया थपथपाना। तो इस प्रकार से जो क्रिया संज्ञा सर्वनाम और विशेष शब्दों में प्रत्यय जोड़ने पर बनती हैं वो क्रिया कहलाती है नाम धातु क्रिया। ऐसे ही गरम से क्या हो जाएगा गरमाना, शर्म से क्या हो जाएगा शर्माना, लात से क्या हो जाएगा लतियाना, बात से क्या होगा बतियाना। ठीक है ना। तो इस प्रकार से संज्ञा सर्वनाम विशेषण शब्दों में प्रत्यय लगाने में जो क्रियाएं बनती हैं वो होती है नाम धातु क्रिया। आगे आता है पूर्वकालिक क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया, पूर्व का अर्थ क्या होता है यहाँ पर पहले होता है। ठीक है। और पहले आने वाली क्रिया पूर्वकालिक क्रिया होगी। किससे पहले यह परिभाषा आधार पर जानते हैं। वाक्य में जब किसी एक क्रिया को करने के बाद दूसरी क्रिया को करने की बात कही जाती है तब पहले अर्थात पूर्व में की गई भूतकाल की क्रिया को पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है ना। इसमें क्या है एक कार्य के करने के बाद में ही दूसरा कार्य हो रहा है, यानी दो कार्य हो रहे हैं। इसमें पूर्वकालिक क्रिया के अंतर्गत कितने कार्य हो रहे हैं दो कार्य हो रहे हैं। एक क्रिया तो पहले हो रही है और एक क्रिया बाद में हो रही है। तो बाद में जो क्रिया हो रही है उससे पहले जो क्रिया आ रही है उस क्रिया को क्या कहेंगे पूर्वकालिक क्रिया। उदाहरण के माध्यम से समझिए। माँ बच्चे को पकड़कर चलना सिखाती है। अब माँ क्या करती है चलना सिखाती है, लेकिन उससे पहले माँ ने कौन सी क्रिया की है बच्चे को पकड़ा है, बच्चे को पकड़ा है। तो यहाँ पर पकड़कर जो क्रिया आ रही है ये कौन सी क्रिया है यही क्रिया पूर्वकालिक क्रिया है। पकड़कर जो क्रिया है वो कौन सी क्रिया है पूर्वकालिक क्रिया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर माँ बच्चे को पकड़कर चलना सिखाती है, तो चलना तो सिखाती है वो, लेकिन उससे पहले उसने कौन सी क्रिया की है पकड़ा बच्चे को। यहाँ पर सिखाती है क्रिया से पहले भूतकालिक क्रिया पकड़कर प्रयुक्त हुआ है और पकड़ने की क्रिया के पूर्ण होने पर ही सिखाने की प्रक्रिया की जा रही है, तब पकड़कर पूर्वकालिक क्रिया है। पूर्वकालिक क्रिया की सबसे सरल पहचान यह है कि इस क्रिया के अंत में कर लगा होता है, जैसे खाकर, गाकर, पढ़कर, गिरकर, मरकर, उठकर, फिसलकर, कूदकर आदि पूर्वकालिक क्रियाएं हैं। यानी कहने का तात्पर्य जहाँ पर भी आपको किसी भी क्रिया में कर लगाने के बाद में दूसरी क्रिया आ रही है तो वो पहले वाली क्रिया कौन सी हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। जैसे खाकर, तुम खाना खाकर खेलने जाओ, तुम्हें खाना खाकर खेलने जाओ। तो जाना तो है ही, खेलने के लिए जाना है ना, लेकिन जाना कब है खाना खाकर खेलने जाना है। तो पहले कौन सा कार्य करना होगा हमें खाना खाने का कार्य करना होगा, उसके बाद में हम खेलने जा सकते हैं। अब देखो गाकर, तुम गाना गाकर पढ़ने जाओ, तुम गाना गाकर पढ़ने जाओ, पढ़ना तो है ही, लेकिन उससे पहले क्या करना है गाना गाना है। तो गाना गाकर यहाँ पर एक क्रिया कौन सी हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। पढ़कर, तुम्हें पढ़कर सोने जाओ, तो सोना तो है ही, लेकिन सोना कब है उससे पढ़कर सोना है। तो पहले क्रिया कौन सी आ रही है पढ़कर, तो पूर्वकालिक क्रिया हो गई। गिरकर, वह नीचे गिरकर उठ गया, तो उठ तो गया वो, लेकिन पहले क्रिया कौन सी हो गई कि वह नीचे गिर गया, तो गिरकर ये पूर्वकालिक क्रिया हो गई। ऐसे आता है मरकर, उठकर, फिसल कर, ये सारे हम वाक्य के आधार पर पहचान सकते हैं कि इसमें पूर्वकालिक क्रिया कौन सी है। जैसे कूद कर, वह कूद कर भाग गया, वह भाग तो गया, लेकिन उससे पहले उसने कौन सी क्रिया की है कि वह कूदा है, वह कूद कर भाग गया। तो यहाँ पर जो मुख्य क्रिया है उससे पहले जो क्रिया आ रही है वो क्रिया कौन सी हो रही है पूर्वकालिक क्रिया हो रही है। तो जब वाक्य में किसी एक क्रिया को करने के बाद दूसरी क्रिया को करने की बात कही जाती है उस क्रिया को कहते हैं पूर्वकालिक क्रिया। अब आता प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं जहाँ पर कर्ता स्वयं कार्य न करके किसी अन्य को प्रेरित
करके उससे कार्य करवाता है, तो प्रेरणा देकर करवाई गई क्रिया प्रेरणार्थ क्रिया कहलाती है। यानी इसे प्रेरणार्थ क्रिया के अंतर्गत कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि क्या कर रहा है, किसी दूसरे व्यक्ति से कार्य करवा रहा है, अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित कर रहा है। कहने का मतलब है दूसरे व्यक्ति से कार्य करवा रहा है, स्वयं कार्य नहीं कर रहा करता, बल्कि क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति से कार्य करवाता है। तो ऐसी क्रिया कौन सी क्रिया होगी, प्रेरणार्थक क्रिया होगी। जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है, ऐसी क्रिया प्रेरणार्थक क्रिया होती है। जैसे आपने मूर्ति किससे मंगवाई है, यानी कर्ता स्वयं नहीं लेकर आया ना यहाँ पर मूर्ति। मूर्ति क्या है, मूर्ति तो मंगवाई गई है, मूर्ति तो मंगवाई गई है, मूर्ति कर्ता तो नहीं लेकर के आया। यहाँ कर्ता आपने के द्वारा मूर्ति स्वयं न लाकर किसी अन्य के द्वारा मंगाई गई, अतः मंगवाई प्रेरणार्थक क्रिया है। अब इसका एक उदाहरण और बताते हैं प्रेरणार्थक क्रिया का। जैसे मैं कहूँ कि अध्यापक मोहन से पाठ पढ़वाते हैं, तो अध्यापक मोहन से पाठ पढ़वाते हैं, तो अध्यापक खुद तो पाठ पढ़ ही नहीं रहे, क्या कर रहे हैं, मोहन से पाठ पढ़वा रहे हैं। तो इसमें अध्यापक स्वयं कार्य न करके किससे कार्य करवा रहे हैं, मोहन से करवा रहे हैं, है ना। तो आप समझ गए होंगे कि प्रेरणार्थक क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य करवाता है, उस क्रिया को प्रेरणार्थक क्रिया कहते हैं। तो कर्ता प्रेरणार्थक क्रिया के अंतर्गत कर्ता स्वयं कार्य नहीं करता, बल्कि अन्य से कार्य करवाता है, अन्य व्यक्ति को कार्य करने के लिए प्रेरित करता है, अन्य व्यक्ति से कार्य करवाता है, वो क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। ठीक है, यहाँ पर उदाहरण दिया गया है। तो ये मूर्ति कर्ता स्वयं नहीं लेकर के आया, क्या किया उसने, दूसरों से मंगवाई है। तो इस प्रकार की क्रिया कहलाती है प्रेरणार्थक क्रिया। अब आता है क्रिया के तत्व, कि क्रिया के तत्व क्या होते हैं। जैसा कि आप पढ़ चुके हैं कि संज्ञा सर्वनाम विशेषण भांति क्रिया भी विकारी शब्द है। क्रिया भी कैसा शब्द है, विकारी शब्द है। कैसे है विकारी शब्द, आपको बता देता हूँ, नीचे उदाहरण भी दे रखे हैं, है ना। ये विकारी शब्द कैसे है, लिंग के आधार पर, वचन के आधार पर किस प्रकार से हुआ है। तो क्रिया है ना, ये विकारी शब्द है। क्रिया में जिन कारणों से विकार उत्पन्न होता है उन्हें क्रिया के विकारी तत्व कहा जाता है। विकारी तत्व 4 होते हैं। अब देखो विकारी तत्व क्या होते हैं, विकारी तत्व है जिनमें परिवर्तन होता है। क्या होता है, परिवर्तन होता है, वो तत्व कहलाते हैं विकारी तत्व। और जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता वो कौन से कहलाएंगे, अविकारी। हमने ये शब्द में पढ़े थे ना, प्रयोग के आधार पर शब्द के भेद विकारी और अविकारी पढ़े थे, जिसके अंतर्गत जिनमें संज्ञा सर्वनाम विशेषण लिंग वचन कारक आदि के आधार पर परिवर्तन होता है, वो तो शब्द कौन से हो जाएंगे, विकारी। और जिनमें परिवर्तन नहीं होता वो होते हैं अविकारी। तो ये जो विकारी शब्द होते हैं ये क्रिया के अंतर्गत भी होते हैं। किसके अंतर्गत होते हैं, क्रिया के अंतर्गत। तो क्रिया भी क्या है कि विकारी शब्द है। कैसे होता है, देखो लिंग के आधार पर पढ़ते हैं कि क्रियाओं का अपना कोई लिंग नहीं होता। तो लिंग किसका होता है, कर्ता का होता है। तो उनके लिंग कर्ता के लिंग के अनुसार परिवर्तित होते रहते हैं। यदि कर्ता पुल्लिंग का होता है तो उसके साथ क्रिया भी कैसी लगेगी, पुल्लिंग की लगेगी। और कर्ता यदि स्त्रीलिंग का होता है तो उसके साथ क्रिया कौन सी लगेगी, स्त्रीलिंग की लगेगी। कहने का मतलब यहाँ पर कर्ता क्या, विवेक खेल रहा है। तो विवेक के अंतर्गत यहाँ पर रहा है क्रिया आ जाएगी। क्या आ जाएगी, रहा है, विवेक खेल रहा है। तो यहाँ पर विवेक है। यदि यहाँ पर लड़की का नाम होता, जैसे यहाँ पर दे रखा अनामिका, लड़के का नाम दे रखा, तो उसके लिए क्रिया बदल गई। क्या लिखा है, रही है, यहाँ पर क्या है, रहा है। दीपक पुस्तक पढ़ रहा है, तो दीपक लड़का है, तो लड़के के अंतर्गत यहाँ पर आया है रहा है। सविता पुस्तक पढ़ रही है, तो सविता लड़के, तो उसके लिए आया है रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब लिंग है वो किसका होता है, कर्ता का होता है। यदि कर्ता पुल्लिंग होता है
तो क्रिया भी किस में आएगी? पुल्लिंग में ही आएगी। और यदि कर्ता स्त्रीलिंग है तो क्रिया भी क्या होगी? स्त्रीलिंग की ही आएगी। अब आ गई होगी आपके पास समझ में कि क्रिया किस प्रकार से बदलती है, क्रिया किस प्रकार से विकारी शब्द है। समझ में आया होगा आपको कि जब कर्ता पुल्लिंग का होगा तो क्रिया भी किसकी आएगी? पुल्लिंग की आएगी। और जब कर्ता स्त्रीलिंग का होता है तो क्रिया भी कैसी आएगी? स्त्रीलिंग की आएगी। अब आता वचन। वचन में किस प्रकार से होता है? तो लिंग की भांति ही क्रिया का अपना कोई वचन नहीं होता है, बल्कि कर्तव्य वचन के अनुरूप ही क्रिया के वचन में परिवर्तन होता रहता है। अर्थात यदि कर्ता एक वचन होता तो उसके साथ क्रिया भी एक वचन आएगी, और यदि कर्ता बहुवचन का होता तो उसके साथ क्रिया कौन सी आएगी? बहुवचन की ही आएगी। कहने का तात्पर्य एक ही कर्तव्य वचन के परिवर्तित होने पर क्रिया के रूप में विकार आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर ये वचन से ये है कि कर्ता यदि एक वचन है तो क्रिया भी क्या होगी? एक वचन ही आएगी। और यदि कर्ता बहुवचन है तो उसके साथ क्रिया कैसी आएगी? बहुवचन ही आएगी। जैसे उदाहरण के माध्यम से पढ़ते हैं। उदाहरण में देखिए, एक वचन की वाली क्रिया देखेंगे अपन पहले। यहाँ पर कपिल तैर रहा है। कपिल क्या है? एक व्यक्ति की बात हो रही है। एक व्यक्ति की बात हो रही है यानी एक वचन है, तो यहाँ पर क्रिया आ गई रहा है। और यहाँ पर यदि दो व्यक्ति की बात करते, जैसे कपिल और सोहन, एक नाम और जोड़ दिया अपने ने। क्या नाम जोड़ दिया? सोहन। तो सोहन नाम जोड़ दिया। आप कहेंगे कपिल तैर रहा है। अब सोहन का नाम जोड़ दिया। कपिल और सोहन तैर रहे हैं। क्रिया किस में आ गई? वो वचन में आ गई। निशांत स्नान कर रहा है। अब यहाँ पर निशांत एक वचन है, इसलिए क्रिया आ गई एक वचन की। लेकिन यहाँ पर निशांत के साथ अपन मोहन का नाम जोड़ देते हैं कि निशांत और मोहन स्नान कर रहे हैं, यानी मोहन और निशांत दोनों मिलकर क्या हो गए? बहुवचन हो गए। ठीक है ना? तो एक वचन में तो क्रिया कैसी आएगी? यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया एक वचन आएगी। बहुवचन की बात देखो, मछलियाँ तैर रही हैं। मछलियाँ तैर रही हैं, बहुवचन हो गया ना। और एक वचन करेंगे इसका तो मछली तैर रही है। एक वचन में तो ये आता मछली तैर रही है, और यहाँ पर बहुवचन में आ गया मछलियाँ तैर रही हैं। अब आप कहोगे कि रही है, बच्चे स्नान कर रहे हैं। यदि एक वचन में होता तो बच्चा स्नान कर रहा है। अब आप कहोगे यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। ये देखिए, आप लिखने में जो गलती करते हो वो यही करते हो। अब आप यहाँ पर कहोगे कि यहाँ पर भी है ही आ रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं। तो इसके अंतर्गत आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पर है के ऊपर एक आपको अनुस्वार दिखाई दे रहा है ना अनुस्वार, लेकिन इस है पर अनुस्वार नहीं है। जहाँ पर बहुवचन आता है वहाँ पर है के ऊपर क्या आएगा? अनुस्वार आएगा। और जहाँ पर एक वचन होगा वहाँ पर है के ऊपर अनुस्वार नहीं आएगा। आ गई बात समझ में? पुरुष की बात करते हैं अब। कर्ता पुरुष भी क्रिया के रूप में परिवर्तन अर्थात विकार उत्पन्न कर देता है। जैसे उत्तम पुरुष की बात करते हैं तो मैं लिखता हूँ, तो हम लिखते हैं, वो वचन हो गया ना। यहाँ पर एक वचन है लिखता हूँ, और यहाँ पर हम लिखते हैं, ये कौन सा हो गया? बहुवचन हो गया। मध्यम पुरुष तू लिखता है, एक वचन है। तुम लिखते हो, यहाँ पर कौन सा वचन हो गया? बहुवचन हो गया। अन्य पुरुष की बात करते हैं, वह सोता है, एक वचन है। वे सोते हैं, यहाँ पर कौन सा है? बहुवचन है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि कर्ता पुरुष भी क्रिया के रूप में परिवर्तन था विकार उत्पन्न कर देता है। तो ये पुरुष है। पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में आपने पढ़ा है ना, मैं तू और वह। मैं तू और वह, ये क्या है? पुरुष है, सर्वनाम है। हम तुम वे, ये भी क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द हैं। तो इनके अंतर्गत भी क्रिया क्या हो रही है? बदल रही है।
ठीक है ना। तो कहने का तात्पर्य इसमें यही बताया गया है कि कर्ता पुरुष भी क्रिया के रूप में परिवर्तन अर्थात विकार उत्पन्न कर देता है। तो हमने क्रिया पूरी पढ़ ली है। कल हमें काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आपको ये क्रिया समझ में आई होगी। क्रिया के प्रश्न उत्तर और काल के प्रश्न उत्तर हम साथ में ही देखेंगे, है ना। इस क्रिया को आपको अच्छी तरीके से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, देखना है इस वीडियो को बार बार और इसको समझना है। धन्यवाद।